नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़। आज हम बात करेंगे ई इनवॉइस के रिगार्ड में। व्हाट वुड बी द एजेंडा? व्हाट इज द ई इनवॉइस? कैटेगरी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन जिनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और किन पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ई इनवॉइस का प्रोसेस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और चैलेंजेस क्या है। हाउ टू प्रिपेयर द सेम, सर्कुलर नंबर 146 विल डिस्कस इन डिटेल एंड एफएक्यू। व्हाट इज ई इनवॉइस? पहला क्वेश्चन आता है, क्या ई इनवॉइस का मतलब हमें कोई गवर्नमेंट पोर्टल यूज करके इनवॉइस बनाना है? पॉइंट टू बी नोटेड, गवर्नमेंट पोर्टल यूज करके इनवॉइस बनाना है? आंसर इज नो। इन द सेम मैनर जिस तरीके से आप अभी इनवॉइस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं या मैं अपने मैनुअल प्रोसेस है मेरा, द प्रोसेस वुड गोइंग टू बी सेम। नाउ व्हाट वुड बी द एडिशन कि आपको उस इनवॉइस के ऊपर आईआरएन नंबर ऐड करना है। आईआरएन नंबर ऐड करने का प्रोसेस क्या हो सकता है? या तो आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करेंगे और वहां से वो आपको आईआरएन नंबर दिया जाएगा, या मैं कोई भी सॉफ्टवेयर की मदद ले सकता हूं एंड बाय यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर एंटायर प्रोसेस वुड बी ऑटोमेटिक। कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करें सर? दैट आई विल सजेस्ट एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर सम स्लाइड्स। सो अगर मैं बात करता हूं कि ई इनवॉइस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 17-18 या 18-19 या 19-20 या 20-21, अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रही है 50 करोड़ से, तो उस केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ई इनवॉइस फेज्ड मैनर में स्टार्ट हुआ था। अगर मैं 1 अक्टूबर 2020 पहला फेज था जिसमें ई इनवॉइस एप्लीकेबल हुआ अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। 1 जनवरी 2021 से अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, और 1 अप्रैल 2021 अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ज्यादा है। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 5 बाई 2021। क्या मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर का? नाउ वी ऑल नो, बट मैं एक बार वापस डिस्कस करना चाहता हूं एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस aggregate value of all taxable supplies excluding the value of the inward supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis। मान लो मैंने कोई सर्विस आपसे ली है, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप एडवोकेट हैं, या कोई भी सर्विस की बात कर लेता हूं जो नोटिफिकेशन में कवर्ड है। अगर मैंने वो सर्विस ली है जिसके कारण मुझे टैक्स पे करना है under reverse charge basis, then that turnover would not be counted in my aggregate turnover। Exempt supply, export, interstate having the same PAN, multiple GSTI number। I hope we all are clear that we are talking about distinct person, transaction between the distinct person to be computed on all India basis। जो ये 50 करोड़ की टर्नओवर हम काउंट करेंगे सिर्फ एक स्टेट की नहीं सर, जितने भी स्टेट है, जितने भी हमारे जीएसटी नंबर है, सभी की टर्नओवर को ऐड करना है। और अगर ये एक्सीड करती है 50 करोड़ से तो हमारे ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। क्या चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे? टैक्सेस पार्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आता है कि ई इनवॉइस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑन B2B ट्रांजेक्शन। B2B का मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। Deemed supply, it means transaction between the distinct person which becomes supply because of the schedule 1 para 2। supply by SEZ developer। एक्सपोर्ट अगर करता हूं मुझे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। डीम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन 147, रीड विद नोटिफिकेशन 48, 4 तरह के ट्रांजेक्शन। अगर मैं एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में सप्लाई करता हूं
या मैं कैपिटल गुड्स की सप्लाई करता हूं ईपीसीजी लाइसेंस के अगेंस्ट में, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, या मैं ईओयू को सप्लाई करता हूं, और लास्ट सप्लाई ऑफ द गोल्ड बाय बैंक और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज नोटिफाइड बाय द वन कस्टम नोटिफिकेशन दैट इज 50। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट और सप्लाई टू द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ई इनवॉइस कब एप्लीकेबल नहीं है, इन सिनेरियो को हमें याद रखना जरूरी है। अगर मेरा ट्रांजैक्शन बिल ऑफ सप्लाई है, मतलब बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करता है सर, दो कैटेगरीज में ये बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होता है। अगर मेरा ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट सप्लाई है या अगर मैं कंपोजिट लेवी में रजिस्टर्ड हूं, तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ ये टैक्स इनवॉइस पर एप्लीकेबल है, बिल ऑफ सप्लाई पर एप्लीकेबल नहीं है। डिलीवरी चलान या जॉब वर्क चलान B2C ट्रांजैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो 1 अप्रैल 2021 से क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड हमें ऐड करना जरूरी है ऑन B2C सप्लाईज। इंपोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ISD के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, एग्जम्प्ट सप्लाई ऑलरेडी डिस्कस्ड। RCM, अगर मेरा ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज में है, आप एडवोकेट है, आपने मुझे सर्विस दी, मैं उस पर टैक्स पे करूंगा अंडर रिवर्स चार्ज, एज्यूमिंग दैट यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपको मालूम है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F क्या कहता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ट्रांजैक्शन RCM में कवर्ड है आइदर बाय 93 और 94, रिसिपिएंट नीड टू मेक द सेल्फ इनवॉइस। पॉइंट ये आता है कि ये जो सेल्फ इनवॉइस बनाना है मुझे, मान लो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, क्या ये सेल्फ इनवॉइस ई इनवॉइस के माध्यम से बनेगा? आंसर इज नो। इनवॉइस प्रायर टू दिसंबर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो मेरी फेज्ड मैनर में एप्लीकेबल हुआ, सप्लाई बाय एसईजेड यूनिट, बैंक्स, एनबीएफसी एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करें विच वुड बी easier for us in making the compliances। ऑटोमेटिक कंप्लायंसेस कई हद तक जरूरी है, क्योंकि अगर ये जो आप ई इनवॉइस बना रहे हैं, अगर इसमें कोई भी एरर होती है तो रूल 48 सब रूल 5 क्या कहता है, ये माना जाएगा कि सप्लायर ने इनवॉइस बनाया ही नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने इनवॉइस बनाया ही नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे कि आपने सप्लाई किया विदाउट कवर द एनी टैक्स इनवॉइस। नाउ थिंक अबाउट द रिसिपिएंट। अगर मैं सेक्शन 16 में जाता हूं तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, द रिसिपिएंट के पास में इनवॉइस होना चाहिए। अगर किसी रजिस्टर्ड सप्लाई के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है बट वो ई इनवॉइस बनाया ही नहीं है उसने, in that case recipient would not be entitled to take ITC because the 16(2)(a पहला वाला पॉइंट इनवॉइस होना चाहिए, उसके पास में इनवॉइस नहीं होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा। So it's advisable to have the help of the some software in which I can say the Kiletex would be the one best choice which I have also used for some of my clients and I can recommend that part.